नमस्कार। आज की तारीख है 7 जुलाई 2021, डे 30 का सेशन। और आज का जो टॉपिक होता है भूगोल का होता है। मैंने सुबह ही आपको बता दिया था ग्रुप में कि अक्षांश और देशांतर हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्षांश देशांतर पे बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, बस कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद करना होता है। पहला प्रश्न आप देखेंगे तो कहेंगे ये भी क्या अक्षांश देशांतर का प्रश्न है। बेसिकली ये उसी का प्रश्न है। आप लोग इसको पृथ्वी की गतियों में भी शामिल कर लेते हैं और ये चैप्टर भी उसी का है, पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। कल आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फालतू डिस्कशन या ऐसा डिस्कशन मत करिए जिससे किसी को बेकार लगे। बाकी आपने कल बड़ा अच्छा किया था, जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए या थोड़ा सा कुछ था तो उस पर अब मैं रोज ऐसा कुछ करूंगा तो थोड़ा सा लिस्टिंग हो जाती है, थोड़ा सा आपके सामने फैक्ट आ जाता है। पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन जो है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण भाग होता है, इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, यहाँ वर्ष में एक बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से आप 23.5 इधर जाएंगे तो ये इसको ये पूरा उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन इसको कहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा ये गलत है क्योंकि सूर्य एक बार नहीं 2 बार यहाँ पर साल भर में चमकता है। वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पे चमकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अब आपको लगेगा कि हाँ सब आ रहे हैं धीरे धीरे, हम उल्टा चलते हैं हमेशा, कठिन से सरल क्यों। पृथ्वी पर कटिबंधों का निर्माण देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। कटिबंध क्या देशांतर रेखाओं के आधार पर बनाया जाता है? कटिबंध मैंने आपको, जिन्होंने अच्छा हाँ वो सफलता की वो बैच है, वैसे अभी हाँ वैसे भी मैं क्लास ले चुका हूँ जो विश्व भूगोल पढ़ाया था। तो जो जोन होते हैं पृथ्वी पर, जो जोनों का निर्माण होता है, जोन का निर्माण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। तो पहला गलत है, यहाँ पे देशांतर दिया है। और कटिबंध जो होते हैं, जोन जो होते हैं, ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर प्रत्येक गोलार्ध में पाए जाते हैं, ये सब जोन है। तो दूसरा यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना जाता है। जो यहाँ का नैनी के नजदीक से ये लॉन्गिट्यूड जो है वो गुजरती है, पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, उसको यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम के रूप में, मतलब मानक समय के रूप में उसको लिया जाता है 82.5 डिग्री से जो गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीछे दिया है, जबकि आप देखते होंगे मोबाइल फोन में +5:30 आप करते हैं, जहाँ पे भी टाइम सेट करते हैं, तो प्लस का मतलब आगे है ना कि पीछे, तो दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 82.30 पूर्वी का अर्थ है कि हम ग्रीनविच से इतना आगे हैं, यानी कि इसको 1 घंटे में 15 डिग्री में 1 घंटे होता है, 82.5 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अगला जो प्रश्न है, मानक समय वह समय होता है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत है। बिल्कुल सही है, मानक समय यही समय होता है। पहला स्टेटमेंट तो इसमें कोई शक नहीं। दूसरा बताइए, ग्रीनविच से किसी भी स्थान के पूर्व या पश्चिम देशांतर ज्ञात होने पर उसके मानक समय से अन्य देशों का मानक समय हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ग्रीनविच से लेफ्ट या राइट में हम ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं तो कोई भी देश उसके आधार पर उस देश का समय क्या है हम बता सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही हो जाएंगे। आपका उत्तर जो है उससे मिलान कर लीजिए, ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। जो ग्रीनविच है 0 डिग्री है, उसको हमने वहां पे एक लेबोरेटरी है, लैब है ग्रीनविच, वहीं से लिया जाता है। तो दाहिने जाएंगे तो बढ़ता है, बाएं जाएंगे तो घटता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। 24 जोनों में विभाजित किया गया है पूरे विश्व को। 24 जोन यानी कि 360 डिग्री को आप जब 24 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 24 घंटे के हिसाब से ये है ना, तो ये आपको मिलेगा 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो उसी हिसाब से इसको बांटा गया है। और सभी देशों का कम से कम एक मानक समय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रत्येक देश का केवल एक मानक समय होता है तो गड़बड़ है। भारत का एक है, लेकिन रसिया का ज्यादा है, अमेरिका का ज्यादा है, रसिया का विस्तार बहुत ज्यादा है ना। तो रूस में 11 समय जोन बना दिए गए, टाइम जोन, और यहाँ पे अमेरिका में 7 बना दिए गए, ऑस्ट्रेलिया में 3 बना दिए गए, भारत में भी 2 की मांग हो रही है, एक है यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो देशों के समय की तुलना के लिए ग्रीनविच समय 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया जाता है। ग्रीनविच समय को ये कह रहे हैं,
180 डिग्री देशांतर। सोच के बताइए। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन माना जाता है। ये तो सही है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 180 डिग्री जो देशांतर है उसको नहीं कहा जाता, 0 डिग्री देशांतर होती है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये होती है, ना कि 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर आपने सही से पढ़ लिया, सही से पढ़ लिया तो आधा काम आपका वहीं पे हो गया। कहते हैं ना, वेल बिगिन हाफ डन। क्वेश्चन को स्टार्ट करिए अच्छे से पढ़ने से और वहीं पे आधा काम आपका हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला तो गलत है, 0 डिग्री देशांतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा के बारे में बात हो रही है तो तिथि रेखा के बारे में बताइए। और 0 डिग्री देशांतर अथवा ग्रीनविच माध्य समय से 180 डिग्री देशांतर तक जाने में 12 समय पेटियों को पार करना पड़ता है। टोटल 24, 360 में 180 में 12, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आप देखेंगे उधर उत्तर में जब आप जाएंगे तो जापान के और उत्तर में जाइए तो रसिया का जो हिस्सा है, जो चोंच निकली हुई है इधर, और उधर अलास्का वाला जो हिस्सा है अमेरिका का, वहां पे वहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। इस हमने समझाया है क्लास में। सफलता बैच जिन्होंने ज्वाइन किया उनको क्लासेस मिल रही है, इसमें 3 क्लासेस पैरेलल उसमें चल रही है, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्राचीन खत्म हो गया है और मेडुअल चल रहा है, मेडुअल 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इधर पॉलिटी वाले सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, दूसरे सर उसको करा रहे हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर ये उत्तर से दक्षिण खींची हुई है और प्रशांत महासागर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वहां से ये गुजारी गई है। और इसको टेढ़ा क्यों किया गया है? क्योंकि एक देश का टाइम जोन जो है, एक देश का जो दिवस है वो ना चेंज हो, क्योंकि इसको पार करने पे अगर राइट में आप जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है तो घटाया जाता है, लेफ्ट में जाएंगे तो एक दिन घट जाता है तो जोड़ा जाता है। तो ऐसी समस्या ना आए इसलिए उसको मोड़ के ऐसा कर दिया गया है। ठीक है। बाकी 24 पेटियां होती है 360 में, तो 180 पर 12-12 पेटियां ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री या ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर कहते हैं। जो ये अक्षांश और देशांतर को हम नापते हैं तो ये कोणीय दूरी ही तो होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर विषुवत से रेखा से आप नापते हैं तो 0 डिग्री उत्तर जाएंगे दक्षिण जाएंगे, देशांतर से नापते हैं तो पूरा पश्चिम जाएंगे। 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का समय का अंतर होता है, ये भी सही है। 1 डिग्री में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में आप इसको जब बांटेंगे तो 360 में 24 घंटे की बात, तो 15 डिग्री में 1 घंटे, 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 1 डिग्री देशांतर का 4 मिनट हो जाएगा, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 15 × 4 = 60, 4 मिनट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यानी कि अगर आप 1 डिग्री राइट में बढ़ेंगे तो 4 मिनट का अंतर इस स्थान से इस स्थान में, अगर ये 1 डिग्री का अंतर है तो ये आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, देशांतर, पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। अक्षांश पर क्या सूर्य की ऊंचाई निर्भर करेगी? और पृथ्वी के तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होती है। बिल्कुल निर्भर करेगी, कितना ऊंचाई पे वो क्या है, कितनी तिरछी करने पड़ती हैं, ये निर्भर तो करेगी ना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है। और पृथ्वी की किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उसके अक्षांश पर निर्भर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोपहर में सीधा सूर्य सिर पे चमकता है ना, तो दूरी कम मतलब तय करनी पड़ती है, तो ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, किसको? पृथ्वी को, हम सबको। किसी स्थान के अक्षांश को मापने के लिए अब तक खगोलकीय और त्रिभुजीकरण नामक 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो दिन है ये बराबर होते हैं। ये भी अक्षांश देशांश का खेल है, इसीलिए यहाँ पर रख दिया गया प्रश्न, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे मैंने कुछ गलत टिक किया नहीं, ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, कई लोग सोच रहे होंगे वो देश वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कर्क पे कौन स्थित है, मकर पे कौन स्थित है, विश्व, परेशान मत होइए, बस आने वाला है, अपनी योग्यता दिखाइएगा, सब फार्मूला रटे हुए हैं आप लोग, पता है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश खींची गई है। और विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा की पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में ये बांटती है ना। तो भूमध्य रेखा बांटती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कर्क रेखा के बारे में ये गलत है क्योंकि ये उत्तरी है ना कि दक्षिणी है, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश दिया है, तो दूसरा सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। भाई ये विषुवत रेखा है, इसमें उत्तर में ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। 23.5 की यहाँ बात होती है, 23.5 उत्तर जाएंगे तो कर्क
और 23.5 दक्षिण जाएंगे तो मकर। अगला जो प्रश्न है तो दूसरा इसमें खाली सही हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। इसको जनरली ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। एक साइंस आपको समझाता हूँ। अक्षांश रेखाओं की संख्या ना 180 है और ना 181 है ना 179 है। ये सब अलग अलग दृष्टिकोण है। नॉर्मली 180 मान ली जाती है, लेकिन अब देखिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के इधर 90 इधर 90, तो 90 90 और 1 ये 181 हो गया। लेकिन अगर ये ग्लोब पर खींच रहे हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे रेखा खींची नहीं जाएगी, बिंदु केवल बनेगा, तो यहाँ से 2 घट जाएगा। तो रेखा वास्तव में होती है 179, कब? ग्लोब पर। अगर इसको मानचित्र पर आप देख रहे हैं तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे भी रेखा खींची दिखेगी, तो वहां पर ये जो 90 90 इधर उधर जोड़ा था और साथ में एक ये 181 वहां पर हो जाएंगी, यानी कि मानचित्र में 181 और ग्लोब पर 179 होती है। नॉर्मली 180 करके प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको मैं सही यहाँ पर इसलिए ठीक कर रहा हूँ। और दो अक्षांशों के मध्य दूरी 112 किलोमीटर, ये गलत है, 111.13 किलोमीटर होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, केवल एक सही हो जाएगा। बाकी ये 111 किलोमीटर के लगभग ये होती है, और जो ये दूरी है इसको दोनों के बीच के दो अक्षांश रेखाओं के 1 डिग्री के बीच की जो दूरी, उसको जोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई दो राय नहीं है, खींची जाती है, कहते हैं इसको। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान घटता चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षांश रेखा में ऐसा कुछ नहीं होता है। दो अक्षांशों के मध्य विषुवत रेखा से ध्रुवों तक आप जाएंगे 111 किलोमीटर के बीच की दूरी मिलेगी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो ये है ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी दिया है, तो दूसरा ये गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने व्याख्या पढ़ी है, 90 180 कैसे क्या होता है ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? चलिए करिए प्रश्न। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कौन सी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है। कर्क रेखा उत्तर में है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उत्तर में आप देखेंगे तो महाद्वीपीय भाग ज्यादा है, वहां पे जाहिर सी बात है देश ज्यादा होंगे, तो जो कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरेगी। नंबर्स में भी इसमें अलग अलग किताब में अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग मिलेगा। मोटे तौर पर यहाँ पर जो संख्या है वो मैंने नोट कर दी है, लगभग ऑथेंटिक है, लेकिन कोई किसी के पास प्रमाण हो तो ग्रुप में डिस्कस कर लेगा, मुझे बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी ये नहीं मानता हूं कि जो मैंने कह दिया वही सही है। जिस दिन मैं ये मानने लगूंगा उस दिन से आप लोगों को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने लायक ही नहीं बचूंगा। मैं हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, और आप भी इस मुहिम में मेरे शामिल हुई है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये सबसे ज्यादा कंट्री से पास होती है, सर्वाधिक देशों से होकर ये गुजरती है, सबसे ज्यादा कंट्री से, है ना। जो कर्क रेखा है ये 17 देशों से होकर, 3 महाद्वीपों, भूमध्य रेखा जो है ये विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, महाद्वीप 3 ही रहेंगे। मकर रेखा 3 महाद्वीपों के संग में देखा जाए तो कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ये कहीं कहीं आपको 16 मिलेगा, इसमें एक देश है अभी मैं आपको बता दूंगा, वो कहीं कहीं शामिल नहीं मिलता है, इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित देशों का पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम बताइए। विषुवत रेखा पर स्थित होने चाहिए, तो सबसे पहले तो ये देखिए ये सब है स्थित, कीनिया, इंडोनेशिया, गैबन, ब्राजील सब स्थित है। यहाँ पर ये प्रश्न देखने का कोई मतलब भी नहीं है कि स्थित है कि नहीं, इस प्रश्न में ऐसा नहीं देखना है, क्रम सेट करना है। सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा इसमें ब्राजील, तो 4 नंबर लिख लीजिए। ब्राजील के बाद में मिलेगा आपको गैबन, गैबन के बाद में मिलेगा कीनिया, और कीनिया के बाद में आपको इंडोनेशिया मिलेगा। तो 4 3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाँ अब यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन में ही देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो मकर रेखा विषुवत रेखा की 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। विषुवत रेखा से दक्षिण में आप जाएंगे, दक्षिण अमेरिका से तो गुजरेगी ही, ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरेगी, अफ्रीका से भी गुजरेगी। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। बेसिक सा प्रश्न है, मैंने यहाँ पे रखा नहीं, लेकिन मैंने सोचा था मैं बता दूंगा। तो लेकिन एशिया से मकर रेखा नहीं गुजरती है, एशिया उत्तर में पाया जाएगा, विषुवत रेखा के उत्तर में, और ये दक्षिण में रेखा पाई जा रही है, ठीक है। तो ये और विषुवत रेखा तक जैसे इंडोनेशिया वगैरह उसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन मकर रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मकर रेखा लगभग 10 देशों, लगभग क्या 10 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है ना। तो ये उत्तरी, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। और इस पर जो देश है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया,
तो अकेला एक महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर, तो वो अफ्रीका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? चलिए इसको बताइए। मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, बोत्सवाना। मकर रेखा नहीं गुजरती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मेडागास्कर से गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी, बोत्सवाना से गुजरेगी, लेकिन जो पेरू है, पेरू से मकर रेखा नहीं गुजरेगी। पेरू से कौन सी रेखा गुजरेगी? पेरू से शायद विषुवत रेखा गुजरेगी कि नहीं? जरा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। 10 देश हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, इन देशों की अवस्थिति के संबंध में क्या उभयनिष्ठ है? ये सभी देश एक ही देशांतर पर हैं, एक ही महाद्वीप में है। ये सभी देश मकर रेखा पर स्थित हैं। ये मेरे द्वारा बनाया गया प्रश्न है और इसको मैंने नया ट्राई किया है, बताइएगा कैसा लगा। और ये सभी देश कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो ये सारे के सारे देश ये कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित देश हैं, यही इनके बीच में कॉमन है। तो एक रीजनिंग का भी ये प्रश्न हो जाता है। सभी देश कर्क रेखा पर स्थित हैं और 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 3 महाद्वीप इसमें आते हैं, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अब कर्क रेखा पर स्थित देशों को जो अगर देखें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में इनका क्रम ऐसे याद कर लीजिएगा। ये ऐसे ही याद करना है आपको, पश्चिम से पूर्व में दिमाग में बिठा लेना है। निम्नलिखित में से किस एक देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया और इंडोनेशिया। कहां से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? मकर नहीं, कर्क। मैक्सिको से गुजरेगी, बहामास से, मॉरिटानिया से गुजरेगी। इंडोनेशिया जो है ये विषुवत रेखा पर पड़ता है। डी ऑप्शन। कई बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, अगर एक याद होती है तो उससे कई प्रश्न बन जाते हैं। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया आपका विषुवत रेखा पर यह स्थित देश है और ये कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है या कर्क रेखा पर ये नहीं पड़ता है, जो भी कह लीजिए एक ही बात है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? कोलंबिया, गैबन, नामीबिया, मालदीव। कौन सा स्थित नहीं है? इसका उत्तर आप दीजिए, मैं बताऊंगा ही नहीं। सरल सा तो प्रश्न है, बताइए कौन सा देश नहीं स्थित है। यहाँ देखेंगे कोलंबिया, गैबन आपको मिल जाएगा और मालदीव मिल जाएगा, लेकिन जो नामीबिया है ये विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नामीबिया विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। यह 13 देशों से होकर गुजरती है, जो है ये कहीं कहीं पे आपको 12 भी मिलेगा। और ये जो 13 देश है इसमें एक जो नहीं मिलता है, मैंने आपको कहा था, अभी बताऊंगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। साओ टॉम प्रिंसिप हर जगह नहीं रहता है, कहीं कहीं ये नहीं दिया रहता। ब्राजील के बाद गैबन होगा, पश्चिम से पूरब दिया है ना। कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक और युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, है ना। नामीबिया जो है यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन विषुवत रेखा यहाँ से नहीं गुजरती। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं और सेशन समाप्त करते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में दैदीप्यमान ज्योतिषों के चित्र उतारे? कौन सा देश था तो जिसके जिसके अंतरिक्ष यान ने ऐसा किया है? उत्तर दीजिए। और ये अंतरिक्ष यान है यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और होप अंतरिक्ष यान जो इसने भेजा था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है होप किसका है? होप अंतरिक्ष यान इनका है। होप अंतरिक्ष यान ने ये सब किया है, वायुमंडल में ये ग्लोबिंग लाइट्स के चित्र उतारे हैं। और विच्छिन्न ज्योतिपुंज या डिस्क्रीट अरोरा भी इनको कहा जाता है, ग्लोबिंग लाइट्स को। तो ये किसी भी रूप में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। होप अंतरिक्ष यान इसी वर्ष फरवरी माह में मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए भेजा गया था, मतलब वो परिक्रमा कर रहा है फरवरी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूएई का है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हरित धारा नामक एक एंटी मिथोजेनिक फीड सप्लीमेंट विकसित किया गया है? जो ये एंटी मिथोजेनिक फीड सप्लीमेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, हो सकता है आप जान जाएं। ये मीथेन उत्सर्जन अगर इसको दिया जाएगा तो मवेशी जो मीथेन उत्सर्जन करते हैं उनमें 17 से 20% की कमी आ जाएगी। और इसका जो डेवलपमेंट किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया गया है। यहाँ पे बाई लगा है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाई यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आईसीआर ने जो हरितधारा डेवलप किया है, ये टैनिन युक्त है, टैनिन है इसमें, और पौधों पर आधारित स्रोतों से तैयार किया गया है। कड़वे और कसैले रासायनिक यौगिक वाले उष्णकटिबंधीय पौधे का रुमेड, जुगाली करने वाले पशुओं का पहला पेट से प्रोटोजोआ को मुक्त करने के लिए इसको जाना जाता है। और उसमें जब ये नहीं रहेंगे तो मीथेन का उत्सर्जन, मतलब उसके पेट में अगर नहीं रहेंगे तो मीथेन का उत्सर्जन कम होगा, ऐसा माना जा रहा है, 17 से 20%। निम्नलिखित में से 14वें दलाई लामा कौन है? अभी दलाई लामा का बर्थडे मनाया गया है, तो 14वें दलाई लामा का नाम आपसे पूछा जा रहा है, इनका नाम क्या है? बताइए, उत्तर दीजिए। तेंजिन यास्को,
तेंजिन ग्यात्सो। तो तेंजिन ग्यात्सो जो है ये 14वें दलाई लामा है। 6 जुलाई 2021 को इनका 86वां जन्म दिवस आयोजित किया गया। और तिब्बती समुदाय के सबसे भव्य आयोजनों में से एक होता है ये जन्म दिवस जो मनाया जाता है धार्मिक नेता का अपने। और ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है। ये तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था। 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में इनकी घोषणा की गई जब वो 2 वर्ष के मात्र थे। इनमें घोषित कर दिया जाता है ऐसे। टोक्यो ओलंपिक के बारे में यहाँ पे जो दिया है कि भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। टोक्यो ओलंपिक होने जा रहा है ना जुलाई अगस्त में, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक जो होंगे वो कौन है। तो इसमें होंगे एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको जानना है कि एमसी मैरीकॉम क्या है, तो ये बॉक्सर है। मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी टीम के कप्तान है, भारतीय जो हॉकी पुरुष टीम है उसके कप्तान है। ठीक है। और ये दोनों खिलाड़ी 23 जुलाई 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज वाहन करेंगे, ध्वज को लेके जाएंगे, है ना। ध्वज को लेके ये इंडिया का जो फ्लैग है उसको लेके जाएंगे। और 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में जो पहलवान है बजरंग पुनिया वो ध्वजवाहक होंगे। समापन समारोह के अलग होते हैं, तो कभी कभी ये समापन वाला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है। और 2016 में जो रियो दी जेनेरो में ओलंपिक हुआ था तो उसमें अभिनव बिंद्रा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, है ना। और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है एकमात्र ये। ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो आईओसी जो है ये गैर सरकारी खेल संगठन है, सरकार से कोई इसका लेना देना नहीं है विश्व स्तर पर भी। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, लॉसेन में है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में है ना। और इसकी स्थापना 1894 में पियरे दी कूर्टिन और डेमेट्रियोस विकेलस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, फोर कॉर्ट्स रणनीति का संबंध किस देश से है। तो फोर कट्स जो स्ट्रेटजी है इसका संबंध किस देश से है, इसका संबंध म्यांमार से है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2021 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट में म्यांमार की निर्वाचित सरकार से सत्ता पर कब्जा प्राप्त करने के बाद, है ना, कब्जा प्राप्त करने के बाद म्यांमार की सेना, जिसे तात माडा के नाम से भी जाना जाता है, अपने शासन के प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए फोर कट्स रणनीति पर लौट आई है। फोर कट्स जो रणनीति है इसे विद्रोहियों को उनके प्रमुख इनपुट जैसे फंडिंग, भोजन, खुफिया जानकारी, रंगरूटों से अलग करने के लिए डिजाइन किया गया था इसको, कि उनसे मतलब ये सब अलग कर दिया जाए, है ना। तो और तो ये सब पूरा एक मतलब फोर कट नीति है, उसी के तहत ये किया जाता है। विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित, आंशिक रूप से विद्रोही नियंत्रित और सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को बिंबित करने के लिए सेना ने म्यांमार को काले, भूरे और सफेद क्षेत्रों में विभाजित किया है। ब्लैक जोन सेना के लिए फ्री फायर एरिया होता है। तो ये सारी चीजें हैं। रिलेशन किससे है बस इतना याद रखिएगा। भारतीय सेना के किस अंग में 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। एंटी ड्रोन सिस्टम है तो कौन खरीदेगा, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ऐसे ही गेस कर लीजिए। तो ये थल सेना ने खरीदने का निर्णय लिया है कि वायुसेना ने, वायुसेना ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो अभी यहाँ पर वायुसेना ने भविष्य में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले होते हैं ना, ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो इसीलिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला इसने किया है। वायुसेना ने काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए भारतीय विक्रेताओं से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। और काउंटर जो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है इसको दुष्ट ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिससे कि वो मतलब पहचान सकें कि हाँ ये जो ड्रोन दुष्ट आ रहा है इसको ये कहाँ का है, कैसे है, पहचान हो, फिर उनको ढूंढ के मारा जाए। ठीक है, तो पता लगा सकें, उसका पहचान कर सकें, ट्रैक कर सकें, है ना, बेअसर कर सकें, इस तरीके से। आपको बताना चाहता हूँ कल से हमारा एक सीरीज का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है संग्राम के नाम से, महासंग्राम 2021 यूपीपीसीएस के लिए। नए क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, बढ़िया प्रश्न होंगे, करंट अफेयर का पूरा कवरेज आपको दिया जाएगा उसमें। तो इस लिहाज से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं कि आप जो है परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको पास करना है अगर, तो प्रैक्टिस के तौर पर उसको ले सकते हैं। हजारों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और सफलता प्रोग्राम तो अपना चल ही रहा है, मैंने आपको बताया ही। तो उसमें भी अगर आप इच्छुक हैं या आपके कोई दोस्त इच्छुक हैं तो उनको आप जरूर सूचित करें। आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख रहता है ना। ये आप लोग करीब हो गए हैं मेरे, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता, और बिना सपोर्ट के कोई बड़े काम नहीं होते हैं, है ना, बिना सपोर्ट के कोई बड़े काम नहीं होते। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम था
वास्तविक नाम क्या था। दिलीप कुमार जो थे वो मुस्लिम थे, नाम इनका सुन के आपको लगता होगा कि ये हिंदू थे। इनका नाम था मोहम्मद यूनुस यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान इनका ओरिजिनल नाम था, और इनको दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था। खैर खूब जिंदगी भी जिए ये, 98 साल के शतक लगाने वाले थे। और दिलीप कुमार ने 1944 में अपनी पहली फिल्म की थी ज्वार भाटा, यहाँ से डेब्यू किया था इन्होंने। और 6 दशक से अधिक कैरियर इनका रहा। मुगले आजम, नया दौर, बाबुल, दीदार, मधुमती, देवदास, गंगा जमुना जैसी हिट फिल्में दी इन्होंने। ट्रेजेडी किंग का खिताब इनको दिया, है ना। विभिन्न फिल्मों में दिलीप कुमार के चित्रण ने उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दे दिया, ठीक है। और पद्म भूषण इनको मिला। और पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को 1998 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से भी सम्मानित किया था। पद्म विभूषण भी 2015 में इनको दिया गया। भूषण इनको 91 में, पद्म विभूषण ये जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, अभी मतलब है 15 वाली, पहले वाली, तो उसमें दिया गया, याद रखिएगा ऐसे। भारत ओईसीडी G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेप्स में शामिल हुआ। तो बेप्स का यहाँ पर अर्थ क्या है, बीईपीएस का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये वैश्विक कर सौदे में ये जो शामिल हुआ है भारत, कर नियमों में सुधार करना चाहता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार की पहल है। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां कहीं भी काम कर रही हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे देशों में काम करती हैं, उन्हीं को बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो उनके उचित हिस्से का भुगतान करें जहां पे भी ये काम कर रही हैं। जब वैश्विक कर व्यवस्था लागू की जाती है तो भारत को गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाए जाने वाले लेवी को वापस लेना होगा, ये भी एक चीज है। तो वेब्स में अगर ये शामिल हो रहा है तो इसका एक ही नुकसान भी हो सकता है। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्पादन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, रिजर्व की बात नहीं हो रही है। रिजर्व में जरा बताइए ग्रुप में कौन है, तो ये झारखंड है। झारखंड जो है, सॉरी 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 छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है, तुरंत बात तो दिमाग में आ जाती है ना कि वो उत्पादन पूछ रहा है या फिर भंडारण पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ शीर्ष उत्पादक राज्य है। और अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं उनमें यहाँ का उत्पादन जो है 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया है। गिरावट भी हुई है, तब भी ये ज्यादा है। और उसके बाद में ओडिशा है, फिर मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। और झारखंड कोकिंग कोयले का शीर्ष उत्पादक है। कोकिंग कोयले का झारखंड है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल टोटल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने यूजर्स के लिए पोस्ट पेड मिनी सेवा शुरू की है। पूछा जाएगा किसकी योजना है, और ये उन लोगों के बीच सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास करता है जो क्रेडिट के लिए नए हैं। ये जो पोस्ट पेड मिनी सेवा है, तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी अमंग दोज हु आर न्यू टू क्रेडिट, है ना। और ये पोस्ट पेड मिनी जो सर्विस है ये शुरू की गई है रिसेंटली अभी पेटीएम के द्वारा। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। पेटीएम करो ये तो आप जानते ही होंगे, हर जगह पेटीएम ही आप लोग यूज करने लगते हैं। मेरे जेब में तो कभी पैसे ही नहीं रहते हैं। कई बार मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है और पंचर हो गई बाइक, आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, और बाइक वाले के पास नहीं है पेटीएम, तो आपकी बदनामी होगी या फिर आप रिक्वेस्ट करते घूमेंगे। मेरे साथ खैर ऐसी सिचुएशन आई नहीं, मैं लापरवाह बहुत हूँ, ठीक है। पोस्ट पेड जो मिनी सेवा है ये एक नए क्रेडिट नागरिकों को अपनी क्रेडिट यात्रा शुरू करने के लिए वित्तीय अनुशासन विकसित करने में मदद करेगी। और इसमें अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और यह सेवा यूजर्स को अपने बिलों का भुगतानों जो बिल है या भुगतान है उनका समय पर भुगतान करने, उनकी तरलता का प्रबंध करने में मदद करेगी। आदत बन जाए तब बड़ा वाला क्रेडिट कार्ड बनवाओ, है ना। क्रेडिट कार्ड में आप खरीदारी तो कर लेते हैं लेकिन टाइम पीरियड के अंदर नहीं देते, तो उनके टैक्सेस देखिए कितने बड़े लगते हैं। मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज ही जल्दी नहीं करता हूँ, है ना। जब जरूरत होती है तो कभी कभी डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो यूज कर लिया, नहीं तो इसलिए नहीं यूज करता हूँ कि पता चला खैर वो ऑटो लगा हुआ है, उसमें अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। वैसे करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड में लाभ भी बहुत है, चार्जेस भी तो पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। इसको मैंने जो कहा थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी आप लोग होशियार हैं, है ना। और 1 महीने तो ये चल गया है, दूसरा महीना चल रहा है। थैंक यू सो मच।